पुलिस स्टेशन पर एक अनजान शख्स का कॉल आता है और उधर से आवाज आती है, सर जी, साहब को कुछ हो गया है, आप जल्दी घर आ जाए। इंस्पेक्टर देशमुख ने कहा, भाई तुम कहाँ से बोल रहे हो, कौन है तुम्हारे साहब और उनको क्या हुआ है, ठीक से बताओ। मैं रामू बोल रहा हूँ, मैं संजय सक्सेना के यहाँ काम करता हूँ। मैं तो रसोई में काम कर रहा था। साहब को दिन की चाय देने उनके कमरे में गया तो देखा साहब चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं और पूछने के बाद भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप प्लीज यहाँ आकर देखिए, शायद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। बंगला नंबर 45 शास्त्री नगर, यही पता है हमारा, रामू ने रोते हुए कहा। इंस्पेक्टर देशमुख ने आश्चर्य से कहा, तो क्या तुम शहर के मशहूर लेखक संजय सक्सेना के घर से बोल रहे हो? हाँ सर हाँ, रामू ने खींचते हुए कहा। इंस्पेक्टर देशमुख अपनी टीम के साथ फौरन लेखक के घर पहुंचे और देखते ही देखते शहर के एक नामी लेखक संजय सक्सेना की मौत की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। इंस्पेक्टर देशमुख हवलदार पांडे के साथ मौके वारदात पर अपनी टीम के साथ गए और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। संजय सक्सेना अपनी कुर्सी पर बहुत आराम से बैठा था, जिसे देखकर यह नहीं कहा जा सकता था कि वह अब जिंदा नहीं है। उसका घर एकदम साफ सुथरा लग रहा था, मानो किसी ने अभी अभी घर की सफाई की हो। थोड़ी दूर एक टेबल पर शराब की एक बोतल और एक गिलास भी रखी थी, जो शराब से आधी भरी थी। इंस्पेक्टर ने रामू काका से पूछा, तुमने यहाँ पड़ी किसी भी चीज को हाथ तो नहीं लगाया ना? नहीं साहब, मैंने तो साहब को इस हालत में देखते ही सीधा आपको कॉल किया और किसी चीज को नहीं छुआ, रामू काका ने डरते हुए कहा। अब पुलिस ने उन सभी चीजों को सावधानी से उठाया और अपने साथ ले गए। संजय सक्सेना की लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक टीम के पास जांच के लिए भेज दिया गया। संजय के शरीर पर किसी भी तरह का कोई चोट का निशान भी नहीं था और न ही उसके घर में ऐसा कुछ दिख रहा था जिससे ऐसा लगे कि संजय सक्सेना का कत्ल हुआ है। लेकिन अब शायद फॉरेंसिक जांच के बाद ही सच का पता लग सकता है। अगले दिन पुलिस को फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच की रिपोर्ट मिल गई, जिसमें साफ मालूम चल रहा था कि इस नामी लेखक की मौत जहर से हुई है। लेखक के घर से मिली शराब के सैंपल की जांच करने पर उसमें भी जहर मिला पाया गया, तो पुलिस को अब ये समझते देर नहीं लगी कि संजय सक्सेना की मौत जहरीली शराब पीने के कारण ही हुई है। जिसके बाद उसके नौकर रामू से पूछताछ की गई, क्योंकि जिस समय संजय की मौत हुई उस समय घर पर एक रामू ही था। बाकी सभी नौकरों को संजय ने एक दिन के लिए छुट्टी दे दी थी और रामू के अनुसार संजय ऐसा बहुत बार किया करता था, क्योंकि वह एक शांतिप्रिय इंसान था और उसको अकेले में समय बिताना पसंद था ताकि शांति में रहकर वह अच्छी नॉवेल्स लिख सके। इसके अलावा इतना मशहूर और कामयाब लेखक होने के बावजूद भी उसको सादा जीवन जीना ही पसंद था। लेकिन रामू काका बचपन से उसके साथ ही रहे हैं और एक पिता की तरह ही उन्होंने हमेशा संजय का ख्याल रखा है और संजय भी रामू काका को अपने परिवार का सदस्य ही मानता था। क्योंकि रामू काका का भी संजय के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वह संजय के साथ ही रहते हैं। अब इंस्पेक्टर ने रामू काका से शराब की बोतल के बारे में पूछा तो रामू ने कहा, मालूम नहीं ये शराब की बोतल यहाँ कहाँ से आई। मैंने तो घर में आज तक शराब की बोतल नहीं देखी और न ही मेरे साहब कभी भी शराब पिया करते थे। यहाँ तक कि दोस्तों के साथ पार्टी करना या मौज मस्ती करना भी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तो एक बहुत सरल और सीधे इंसान थे और बस अपने काम से काम रखते थे। अच्छा ठीक है, शायद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, इतना बड़ा आदमी था संजय, मौज मस्ती तो करता ही होगा और शराब तो पीता ही होगा, कभी कभार ही सही। हो सकता है कि तुमसे छुप कर वो ये सब करता हो, क्योंकि तुम उसके पिता के समान हो और तुम उसको ये सब करने से मना कर सकते थे, इसलिए वह तुमसे छुप कर ये सब करता होगा। इंस्पेक्टर देशमुख ने हंसते हुए कहा, नहीं, मेरे साहब ऐसे नहीं थे और वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे और किसी गलत संगत से कोसों दूर थे, रामू काका ने गुस्से में कहा। अच्छा तो ये बताओ, क्या यहाँ आसपास कोई शराब की दुकान है? इंस्पेक्टर ने रामू काका से पूछा। पता नहीं साहब, मेरा कभी शराब की दुकान पर जाने का काम नहीं पड़ा। मैं तो बस पास के बाजार से घर के किराने का सामान और सब्जी ही लाता हूँ, कभी कभार। बाकी बाहर से सामान लाने के लिए दूसरे नौकर भी हैं, शायद उनको कुछ मालूम होगा, रामू काका ने कहा। इसके बाद इंस्पेक्टर देशमुख और हवलदार पांडे वहां से निकल गए और थोड़ी दूर जाते ही उनको एक छोटी सी शराब की दुकान दिखी। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वो शराब की बोतल संजय सक्सेना ने ही इस दुकान से 4 दिन पहले खरीदी थी, जो कि काफी महंगी शराब थी। साला दारू का शौकीन था और रामू काका बोल रहा था कि संजय बहुत सीधा साधा है, कोई गलत आदत और संगत नहीं है। झूठा कहीं का, मुझे तो पहले ही मालूम था, इतना बड़ा आदमी होकर भी भला कोई इतना सीधा तो हो ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर देशमुख ने हंसते हुए पांडे को कहा।
पुलिस ने शराब की दुकान के मालिक को जहरीली शराब बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और ये केस आसानी से सॉल्व कर दिया। उधर सीबीआई ऑफिसर हेमंत देसाई को जब ये खबर मिली कि संजय सक्सेना की मौत का केस सॉल्व हो चुका है और असली अपराधी को पकड़ लिया गया है, तो उसने अपनी तरफ से केस की पूरी शिनाख्त की। क्योंकि हेमंत संजय सक्सेना से बहुत प्रभावित था और उसके लिखे उपन्यास बहुत पसंद करता था। हेमंत कई बार संजय के घर भी जा चुका था और संजय को कुछ हद तक जानता भी था। उसको इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि संजय की मौत शराब पीने से हुई होगी, क्योंकि उसको अच्छे से याद है कि एक बार जब उसने संजय को शराब के लिए पूछा था तो संजय ने साफ मना कर दिया था और हेमंत को भी इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहा था, जिसके बाद से ही हेमंत ने शराब पीना कम कर दिया था और वह संजय की सादगी से बहुत प्रभावित हुआ था। हेमंत तुरंत पुलिस स्टेशन गया और संजय सक्सेना की मौत के केस की जांच फिर से अपने तरीके से करने के लिए अपने से बड़े ऑफिसर के पास परमिशन लेने गया। उन्होंने हेमंत को फिर से जांच करने से मना किया, क्योंकि संजय सक्सेना एक बहुत बड़ा आदमी था और नामी होने की वजह से इस केस पर मीडिया और सभी लोगों की भी नजर थी और ये केस जल्दी से जल्दी सुलझाने का दबाव भी पुलिस के ऊपर था। इसलिए उन्होंने हेमंत से फिर से जांच करने से मना कर दिया। लेकिन हेमंत के बार बार अनुरोध करने पर और उसके पहले के रिकॉर्ड और पोजीशन को देखते हुए आखिरकार हेमंत को फिर से इस केस की जांच करने का मौका दे दिया गया। अब हेमंत ने पुराने सभी दस्तावेज इंस्पेक्टर देशमुख की मदद से वापस देखे। हेमंत संजय सक्सेना के घर गया और फिर से घर की अच्छे से शिनाख्त की। उसने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सर, आप फालतू अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये केस पहले से ही सॉल्व हो चुका है और मैंने सभी सबूतों के साथ ही उस शराब की दुकान के मालिक को पकड़ा है। इंस्पेक्टर देशमुख ने हंसते हुए हेमंत से कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। क्या तुम मुझे एक बार उस शराब की दुकान ले जा सकते हो? हेमंत ने इंस्पेक्टर के पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर जी, इंस्पेक्टर ने कहा। अब वो दोनों उस दुकान पर गए, जो कि नकली शराब बेचने की वजह से अब सील कर दी गई थी। सीबीआई ऑफिसर हेमंत देसाई ने वहां पड़ी शराब के स्टॉक की जांच करवाने के लिए भेज दिया और शराब के दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग फिर से देखी। लेकिन जब शराब की दुकान के बाकी सभी सैंपल चेक किए गए तो सारी शराब असली पाई गई और किसी तरह का जहर नहीं पाया गया, जिसके बाद हेमंत का शक और ज्यादा बढ़ गया। उसने अब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज फिर से ठीक तरह देखी तो अब वह दंग रह गया। वह फौरन इंस्पेक्टर देशमुख को लेकर संजय सक्सेना के घर फिर से गया और रामू काका से पूछताछ करने लगा। क्या संजय सक्सेना की कोई महिला मित्र भी थी? हेमंत ने रामू से पूछा। नहीं साहब, मेरे साहब तो काम में ही बिजी रहते थे, उनके पास इन सब चीजों का समय ही कहाँ था। रामू काका ने डरते हुए कहा। देखो, डरो मत, जो भी बात है वो साफ साफ बताओ। मैं जानता हूँ कि संजय एक बहुत अच्छा इंसान था और वो शराब भी नहीं पीता था, और जिस शराब की दुकान से संजय वो बोतल लाया था उस दुकान में भी कोई जहरीली शराब नहीं बिकती है। लेकिन अगर तुम सच नहीं बताओगे तो संजय के असली कातिल को कभी पकड़ा नहीं जा सकेगा और एक बेगुनाह को सजा हो जाएगी। हेमंत ने रामू को समझते हुए कहा। मैंने आपसे कहा न कि संजय की किसी से कोई खास दोस्ती नहीं थी और न ही उसका किसी लड़की से कोई संबंध था। रामू काका ने थोड़ा जोर से कहा। आपने कहा था कि संजय के बारे में आपको सब कुछ मालूम है और वो आपको हर एक बात बताता था, फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको ये बात मालूम न हो। हेमंत ने कुछ सख्ती से पूछा। सर जी, आप क्यों खामखा इस बेचारे पर भड़क रहे हो? ये बोल तो रहा है कि संजय का लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं था। इंस्पेक्टर देशमुख ने हेमंत से कहा। अच्छा, तो तुम भी देखो। हेमंत ने शराब के दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखते हुए कहा। ये फुटेज तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, इसमें ऐसा कोई सुराग नहीं है। बस संजय गाड़ी से उतरकर शराब की दुकान से एक बोतल लेकर वापस अपनी गाड़ी से जा रहा है। इंस्पेक्टर देशमुख ने कहा। हेमंत ने वीडियो को संजय की गाड़ी वाले एंगल की और जूम करते हुए देशमुख और रामू काका को बताया। ये देखकर अब वो दोनों भी दंग रह गए। कार में आगे की सीट पर संजय के अलावा एक लड़की भी दिखाई दे रही थी, जो संजय से किसी बात पर बहस कर रही थी, और फिर उसके बाद संजय गाड़ी से उतरकर शराब की बोतल लेकर वापस गाड़ी से लौट गया। अरे देवा, ये लड़की कौन थी रे? इतना जूम करके इस एंगल से तो मैंने पहले इस वीडियो को देखा ही नहीं था। इंस्पेक्टर देशमुख ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। अब इसका जवाब तो रामू काका ही दे सकते हैं। हेमंत ने रामू की ओर देखते हुए कहा। अब हेमंत और देशमुख दोनों की नजर रामू पर थी। मैं क्या जानूं, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। मुझे तो साहब के शराब पीने के बारे में भी कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वो भी उन्होंने पी थी। पता नहीं संजय ने और क्या क्या छुपाया था मुझसे, और मैं समझता रहा कि वो मुझे अपना पिता समान मानता है। कितना गलत सोचता था मैं। रामू काका ने रोते हुए कहा।
छुपा तो आप हमसे रहे हैं, रामू काका उर्फ रामदीन। हेमंत ने आप गुस्से में कहा। हाँ, मेरा नाम रामदीन है, तो क्या हुआ? रामू काका ने कहा। और सोनिया कैसी है, उसको तो जानते ही होंगे ना आप। कौन सोनिया? मैं किसी सोनिया को नहीं जानता, रामू काका ने घबराते हुए कहा। अपनी बेटी को भी भूल गए, कैसे बाप है आप। हेमंत ने गुस्से से रामू काका की ओर देखते हुए कहा। रामू काका अब समझ गए कि हेमंत पूरी जानकारी के साथ ही पूछताछ करने आया है और अब सच बताने के सिवा अब उनके पास कोई चारा नहीं है। हाँ, मेरी ही बेटी है सोनिया। तो क्या हुआ? रामू काका ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा संजय के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में और तुम यहीं रहते हो संजय के साथ। इंस्पेक्टर देशमुख ने असमंजस में कहा। नहीं, वो मैंने झूठ कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी से भी आप लोग पूछताछ करो या उसको परेशान करो। वो वैसे ही बहुत परेशान है और उसका संजय से कोई लेना देना नहीं है, रामू काका ने कहा। अच्छा, और तुम्हारी बेटी करती क्या है? इंस्पेक्टर देशमुख ने पूछा। इनसे क्या पूछ रहे हो, ये तो फिर से एक झूठ बोल देगा। मैं तुम्हें बताता हूँ सोनिया के बारे में। सोनिया कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो संजय के साथ उस दिन कार में बैठी थी जिस दिन संजय शराब की दुकान से शराब लेने गया था, और टीवी पर छोटे मोटे विज्ञापन कर चुकी है। बाकी आगे की सच्चाई तो वो खुद यहाँ कर ही बताएगी। हवलदार पांडे उसको लेकर पुलिस स्टेशन आने ही वाला है बस। हेमंत ने सोनिया की सच्चाई बताते हुए कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, अब तक तो वो लंदन पहुंच भी गई होगी। कल शाम की फ्लाइट थी उसकी और वहां से उसको पकड़ने के लिए तुम्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, रामू काका ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। तुमको क्या लगता है मैं ये सब नहीं जानता? तुम्हारी बेटी कल से मेरे कब्जे में है। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही हमने उसको गिरफ्तार कर लिया था। अब तुम्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाने ही आए थे हम। तुम दोनों बाप बेटी के कारनामे पुलिस स्टेशन में ही बताना अब तुम। हेमंत ने गुस्से से रामू काका को कहा। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद शक पूछताछ करने पर सोनिया ने बताया कि मैं अपने करियर के लिए बहुत डिप्रेशन में थी। फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े लोगों को फंसाने के बाद भी कोई मुझे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दे रहा था, तो मैंने अपने बाबा के साथ मिलकर संजय को फंसाकर फिल्म में काम पाने का सोचा। क्योंकि मैं और संजय बाबा की वजह से एक दूसरे को बचपन से जानते थे और वो मुझे अपनी बहन की तरह ही मानता था। संजय एक बहुत बड़ा लेखक था और उसकी लिखी सभी उपन्यास इतने हिट हो रहे थे कि उसके हर उपन्यास पर फिल्म बन रही थी और वे सभी फिल्में उसकी नोवेल से भी ज्यादा हिट हो रही थी। संजय की हाल में ही आए एक विमेन सेंट्रिक नोवेल पर भी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े डायरेक्टर फिल्म बनाना चाह रहे थे, तो उस फिल्म में मैं मेन लीड एक्ट्रेस का रोल करना चाहती थी। मैंने संजय से कहा कि वो डायरेक्टर से साफ बोल दे कि अगर उसको तुम्हारी नोवेल पर फिल्म बनानी है तो उसमें हीरोइन में ही रहूंगी। लेकिन संजय ने मुझे सपोर्ट करने की बजाय ये कहा कि तुम अभी मेहनत करो, पहले सीखो और काबिल बनो। मुझे भी ये सक्सेस ऐसे ही नहीं मिली है, मैं पहले भी तुम्हारे लिए ये सब कर चुका हूँ। कितने डायरेक्टर्स से बात कर चुका हूँ और कई प्रोजेक्ट्स भी दिलवा चुका हूँ तुमको, लेकिन तुम अपने अभिनय पर काम करने की बजाय सीधा बड़ी फिल्म में मैन लीड करना चाहती हो। संजय मेहनत पर ही भरोसा करता था और वो ये नहीं चाहता था कि मैं उसकी वजह से फिल्मों में काम पाऊँ। सोनिया ने गुस्से से कहा। माफ करना सोनिया जी, लेकिन मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी जो संजय सक्सेना की नोवेल पर ही बेस्ड थी। उसमें भी मैन लीड होने के बाद भी आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाए और लोगों को भी आपकी एक्टिंग कुछ खास पसंद नहीं आई थी। बल्कि मुझे तो लगता है कि उस फिल्म में कोई और एक्ट्रेस परफॉर्म करती तो फिल्म ज्यादा हिट हो पाती, हवलदार पांडे ने मजाकिया लहजे में कहा। कहीं तुम सागर किनारे फिल्म की बात तो नहीं कर रहे? अरे हाँ, उस फिल्म में तुम ही तो लीड कैरेक्टर प्ले कर रही थी और क्रिटिक्स और लोगों को किसी को भी तुम्हारी एक्टिंग पसंद नहीं आई थी और तुम्हारे ऊपर तो कई मीम्स भी बने थे। इंस्पेक्टर देशमुख ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तो आप लोग मेरा मजाक बनाने के लिए मुझे यहाँ लाए हो? सोनिया ने कड़क लहजे में कहा। ओह छोरी, आवाज नीचे, चुपचाप ये बता कि तूने संजय को क्यों मारा, वरना महिला पुलिस भी है हमारे पास जो मार मार कर तेरी अक्ल ठिकाने लगा सकती है, समझी क्या? इंस्पेक्टर देशमुख ने भी कड़क अंदाज में कहा। तो क्या करती मैं? संजय मेरी बात नहीं समझ रहा था और डिप्रेशन के कारण मुझे शराब की भी लत लग गई थी। उस दिन मैंने ही संजय को शराब की दुकान से शराब की बोतल लाने को कहा था और खुद जानबूझकर गाड़ी में ही बैठी रही। संजय ने मुझे साफ कहा कि वो शराब खरीद कर मुझे नहीं देगा। एक तो वो शराब पीता भी नहीं था और न ही उसने शराब की दुकान से कभी शराब खरीदी थी, और वो मेरे शराब पीने की बात से भी बहुत नाराज रहता था और अक्सर बाबा को भी उस वजह से डांट देता था कि वो मुझे समझाए कि शराब सेहत के लिए बहुत खतरनाक है।
लेकिन उस दिन मैंने अपने पैर में चोट का बहाना बनाया और संजय से वादा किया कि ये लास्ट टाइम है। इसके बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगी और इसी शर्त पर वो बाहर जाकर मेरे लिए शराब की बोतल लाने को तैयार हुआ था, जो कि उस दिन सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गया था। सोनिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब हेमंत ने रामू काका की ओर सवालिया लहजे में देखा तो रामू काका ने भी बोलना शुरू किया। संजय एक बहुत नेक लड़का था। वो मुझे और सोनिया को अपने ही परिवार का सदस्य मानता था, हमेशा मेरी बात मानता था और मुझे भी समझाता था कि मैं सोनिया को समझाऊं कि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़े और शराब और बाकी गलत आदतें छोड़ दे। लेकिन मैं अपनी बेटी के प्यार में बहुत अंधा हो गया था। शायद मैंने कभी संजय की बात नहीं सुनी और अपनी बेटी की बातों में आकर संजय को मारने का प्लान बना डाला। रामू काका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आगे बताया, एक दिन सोनिया के कहने पर धोखे से एक पन्ने पर संजय का साइन पहले ही ले लिया था, जिस पर लिखा था कि वो अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी सोनिया के नाम कर रहा है। और उसके बाद सोनिया ने जानबूझकर उस शराब की दुकान से शराब लाने के लिए संजय को भेजा और खुद गाड़ी में ही छुपकर बैठी रही, लेकिन आपकी नजर वहां पर भी उस पर पड़ गई। फिर उसके 4 दिन बाद मैंने मौका पाकर घर के सभी नौकरों को एक दिन के लिए छुट्टी पर भेज दिया और संजय के खाने में जहर मिला दिया। खाना खाने के बाद संजय कुछ देर मेरे सामने ही तड़पता रहा और जब उसकी सांसें चलना पूरी तरह बंद हो गई तब मैंने सावधानी से एक बोतल और एक गिलास जिसमें वो जहरीली शराब थी उस पर उसके हाथ के निशान ले लिए और एक टेबल पर रखकर पुलिस स्टेशन पर कॉल किया। और उसके बाद तो आपको मालूम है कि क्या क्या हुआ। इतना कहकर रामू काका शांत हो गए और उसके मुंह से रुदन फूट पड़ा। अब रोने से क्या फायदा, तुमने ये साबित कर दिया कि आज की दुनिया में कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। एक पिता का दर्जा दिया था संजय ने तुम्हें और तुमने अपनी नालायक बेटी के सपने पूरे करने के लिए देश के इतने होनहार और कामयाब लेखक की हत्या इस तरह कर दी। जरा सी भी इंसानियत नहीं दिखाई तुमने। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया उसकी जान लेने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा। अब जाओ जेल के अंदर और हवालात की हवा खाओ। बाकी आगे तुमको जो सजा देनी है वो तो कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों बाप बेटी की करतूतों के लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊं। सीबीआई ऑफिसर हेमंत देसाई ने गुस्से से कहा। और इस प्रकार शराब की दुकान के मालिक को कोर्ट ने बेगुनाह माना और उसे जेल से रिहा कर दिया गया, जबकि रामू काका और उसकी बेटी को देश के सबसे नामी लेखक संजय सक्सेना की हत्या करने के आरोप में उम्र कैद की सजा हुई। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती है तो वीडियो के लिए आपके विचारों और सुझावों को कमेंट सेक्शन के माध्यम से साझा अवश्य करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।